हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो आज हम अपना चैप्टर 2 पूरा फिनिश करेंगे, राइट? बिकॉज वो थोड़ा सा कुछ डेफिनेशंस रह गई हैं जो हम आज कर देंगे एंड उसके बाद वी विल बी डन विद चैप्टर 2। ओके, तो देखते हैं वो छोटी सी थोड़ी बहुत डेफिनेशंस हैं चैप्टर 2 की जो आपके स्टडी मटेरियल में स्टार्टिंग में दे रखी हैं। वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसीलिए मैंने आपको वो स्टार्टिंग में नहीं कराई हैं, राइट? बस अब हम उनको थोड़ा सा फटाफट लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट चैप्टर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे आप देखो ना, सपोज करो मैंने आपको कोई सेंटेंस दिया, रेनिंग इज इट। ठीक है, रेनिंग इज इट, तो रेनिंग इज इट इसका कोई सेंस नहीं बना। ठीक है, तो मेरे को इसको वर्ड्स को सही जगह पे लगाना है, तो मैं क्या बोलूंगी? इट इज, फिर लगाऊंगी रेनिंग, तो नाउ इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ओके, तो सिंटैक्स का मतलब होता है वर्ड्स को सही तरीके से अरेंज करना ताकि उससे एक प्रॉपर मीनिंगफुल कुछ आउटपुट निकल के आए, राइट? तो ताकि एक प्रॉपर सेंटेंस बने। ओके, जैसे ही लिव्स देयर। ठीक है, तो देयर लिव्स ही, तो वो भी उसका कोई सेंस नहीं बना, तो आगे पीछे करेंगे ही, फिर बीच में आएगा लिव्स, फिर बीच में आएगा देयर, तब जाके इट विल गिव अ कंप्लीट सेंस। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं सिंटैक्स। ओके, तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म व्हाट? सेंटेंसेस। सेकेंड इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की जब हम स्टडी करते हैं, जैसे बचपन में हम बायोलॉजी पढ़ते थे, फिजिक्स पढ़ते थे, केमिस्ट्री, तो इट वाज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, बायो में हम पढ़ते थे अबाउट ह्यूमन बींग्स, राइट? अबाउट एनिमल्स। बेसिकली वी यूज टू स्टडी अबाउट लिविंग बींग्स। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन हो, तो इट वॉज अ ब्रांच ऑफ स्टडी विच डील्स विद राइट लिविंग बींग। फिर फिजिक्स अलग ब्रांच ऑफ साइंस थी, राइट? केमिस्ट्री अलग ब्रांच ऑफ साइंस थी। तो बेसिकली जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है किसी चीज़ के ऊपर स्टडीज जब हम करते हैं, राइट, तो उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो इट इज स्टडी ऑफ समथिंग, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या फिजिक्स वगैरह हम पढ़ते थे, तो उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट सिमेंटिक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिमेंटिक्स? सिमेंटिक्स का मतलब होता है जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके क्या हो सकते हैं? डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। ओके, जैसे आपके कोई बगल वाला बच्चा आया कि भैया या दीदी मुझे इस वर्ड का मतलब समझा दो, तो हम बोलते हैं कि पहले पूरी लाइन पढ़ के बताओ, राइट? पूरा सेंटेंस पढ़ के बताओ, तब हम उस वर्ड को उस हिसाब से लेते हैं। जैसे प्लांट है, अगर मैं प्लांट की बात करूं, ठीक है, तो अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो प्लांट का मतलब तो हो गया पेड़ पौधा, बट अगर हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो उसी प्लांट का मतलब हो गया क्या? मशीनरी, राइट? प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो वही है वर्ड प्लांट, राइट? बट उसको अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग सेंस में देखा गया है। अगर बायो में ले रहे हैं तो बायो में प्लांट का मतलब पेड़ पौधे होंगे, और अगर अकाउंट्स में ले रहे हैं तो प्लांट का मतलब होता है मशीनरी। ओके, तो इन व्हाट सेंस इट शुड बी टेकन? इन व्हाट सेंस इट शुड बी टेकन? ठीक, सो एज टू मेक इट, ताकि समझ में आए आपको,
तो यू शुड नो कि कौन से शब्द को कहाँ पे किस तरीके से उसका मीनिंग डिराइव करना है, राइट, सो एज टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल. नेक्स्ट टर्म इज फोनोलॉजी. नाउ व्हाट इज फोनोलॉजी? जैसे हम कोई स्पीच देते हैं तो अगर कोई सरप्राइज का एलिमेंट होता है या कुछ मैं अपनी स्पीच के बीच में कुछ सरप्राइजिंग चीज डिस्क्लोज करने जा रही हूँ तो मैं ना थोड़ा सा स्टॉप करूँगी ताकि लोग क्यूरियोसिटी जगाएं अपनी कि मैं आगे क्या बोलने वाली हूँ, व्हाट एम आई गोइंग टू स्पीक. ठीक है, तो मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ. अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं स्ट्रेस करती हूँ तो मैं अपनी आवाज़ बुलंद कर देती हूँ, आवाज़ का जो मेरा पिच है मैं हाई कर देती हूँ, राइट. तो वही है, मैं आई एम मेकिंग व्हाट चेंजेस इन माई साउंड, राइट, ताकि मेरी जो स्पीच है वो इंटरेस्टिंग लगे. अगर मैं एक ही लहजे में पूरी स्पीच खत्म कर दूँ तो इट विल बिकम मोनोटोनस, राइट. तो देयर शुड बी वेरिएशंस, राइट, कभी धीरे बोलो कभी तेज बोलो, राइट. तो देयर शुड बी मॉडिफिकेशंस ताकि वो स्पीच इंटरेस्टिंग लगे. तो दैट इज फोनोलॉजी, राइट. तो फोनोलॉजी इज theory of sound changes in language. Right? Or say study, phonology is a study of sound patterns. Next is pragmatic. आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि प्रेगमेटिक अप्रोच, प्रेगमेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, पी फॉर प्रेगमेटिक, पी फॉर प्रैक्टिकल. ओके, तो प्रेगमेटिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ से प्रैक्टिकली डील करना, रादर दैन कि क्या बुकिश लिखा है, बुकिश तरीके से नहीं चलना है. वी हैव टू डील विद द सिचुएशन इन अ प्रैक्टिकल मैनर. तो प्रेगमेटिक इट मीन्स dealing with things in a way that is based on practical rather than theoretical consideration. नेक्स्ट इज फ्रेज. वैसे यू आर ऑलरेडी अवेयर विद दिस टर्म. फ्रेज का मतलब क्या होता है? फ्रेज एक पार्ट होता है क्लॉज का. इट इज कॉम्पोनेंट ऑफ अ क्लॉज. ठीक है, फ्रेज अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देता है क्योंकि फ्रेज होता है, हमने पढ़ा था, कुछ फ्यू वर्ड्स कंबाइन हम यूज करते हैं, जैसे हार्ड नट टू क्रैक, इट इज अ फ्रेज, राइट. कुछ शब्दों का कॉम्बिनेशन, हार्ड नट फिर टू फिर क्रैक, कुछ शब्द हैं. बट अगर इन शब्दों को अकेले लिया जाए तो दे विल नॉट गिव अस सम सेंस, दे विल नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, दे विल नॉट कन्वे समथिंग. तो उनको हमें किसी दूसरी सेंटेंस के साथ जोड़ना पड़ता है ताकि वो एक कंप्लीट लगे, मीनिंगफुल लगे. तो हार्ड नट टू क्रैक अपने आप में कुछ कन्वे नहीं कर रहा है. तो अगर मैं ये बोलूँ दैट क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन वाज अ हार्ड नट टू क्रैक, तो अब आपको समझ आएगा कि हाँ मैं क्या बोल रही हूँ, राइट. सिर्फ बोलूँगी हार्ड नट टू क्रैक तो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, राइट. तो जो वर्ड्स आपको, जो कुछ एक छोटा सा सेंटेंस है, कुछ वर्ड्स हैं, राइट, वो मिला के आप पढ़ रहे हो तो दे आर नॉट गिविंग यू कंप्लीट सेंस. इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? फ्रेज, राइट. तो आपने पढ़ा है फ्रेज डज नॉट कन्वे कंप्लीट, इट डज नॉट कन्वे कंप्लीट थॉट और सेंस.
ओके तो जब फ्रेज पढ़ा है तो क्लॉज पढ़ के बस हम अपनी डेफिनेशंस को वाइंड अप करते हैं. 7th is clause. What is clause? Group of words. पता है आपको. Group of words containing सब्जेक्ट भी होता है और उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की जा रही है बात भी होती है, मतलब प्रेडिकेट भी होता है. इट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है, तो क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एग्जाम्पल, when it rained they went inside. ठीक, when it rained they went inside. तो it is giving us complete information, right? सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, right? अब अगर मैं बोलूं when it rained, सिर्फ ये बोलूं when it rained, तो it is not giving me complete information, right? तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ अगर मैं when it rained की बात करूं, right? तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्रेज, right? ये क्या हो जाएगा आपका फ्रेज. ठीक है, तो ये फ्रेज व्हेन इट रेन्ड अपने आप में कोई इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है. इसको मैं जब किसके साथ जोड़ दूंगी, दे वेंट इनसाइड के आगे लगा दूंगी, तब अब इसका पूरा मीनिंग, अब ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे को देगा, राइट? तो हम वही हमने देखा, फ्रेज कुछ नहीं होता है, इज अ पार्ट ऑफ क्लॉज, राइट? जैसे ये पूरा क्लॉज है तो उसका एक पार्ट क्या हो गया, फ्रेज, राइट? फ्रेज अकेला स्टैंड नहीं कर सकता, इसीलिए उसको हमें दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ना पड़ता है ताकि कुछ मीनिंग निकल के आए. ओके, क्लॉज में भी हमने दो प्रकार के क्लॉज पढ़े थे, इफ यू रिमेंबर. सबऑर्डिनेट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट प्रेजेंट होता है बट उसके बावजूद भी इट डज नॉट गिव मी कंप्लीट सेंस, राइट? तो इट इज डिपेंडेंट ऑन मेन क्लॉज. Cannot form sentences on its own. Okay, independent होता है which can stand on its own. It expresses complete thought. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जहाँ पे सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, बट दे गिव अस कंप्लीट सेंस, राइट? सबऑर्डिनेट में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों प्रेजेंट होता है, बट इट फेल्स टू गिव मी अ कंप्लीट मीनिंग, राइट? इट फेल्स टू गिव मी अ कंप्लीट मैसेज. तो वो क्या बन जाएगा, सबऑर्डिनेट बन जाएगा. और फ्रेज का तो आपने पढ़ा था डेफिनेशंस, अगर आपको याद है. फ्रेज में क्या होता है, कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, इधर सब्जेक्ट इज मिसिंग और प्रेडिकेट इज मिसिंग. जबकि क्लॉज की एक खासियत है, सब्जेक्ट भी प्रेजेंट होता है, प्रेडिकेट भी प्रेजेंट होता है, राइट? तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट प्रेजेंट होगा, और यहाँ इंडिपेंडेंट में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट प्रेजेंट होगा, बट यहाँ पे इट इज नॉट गिविंग मी कंप्लीट मीनिंग, तो इसलिए वो हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज. और यहाँ पे इट इज गिविंग मी कंप्लीट मीनिंग, तो वो हो जाएगा व्हाट, इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, तो हमारे पास दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. तो नेक्स्ट, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं, जो ये हमारा चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कम से कम 20-30% जो वेटेज है, राइट, वो इन दो चैप्टर से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, राइट? चैप्टर 2 प्लस चैप्टर 3. ठीक है, तो कितना आपके पास आता है, 20-30%.
इसीलिए मैंने चैप्टर 2 में इतना ज़्यादा टाइम लगाया है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में उतना टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज उनमें कोई ऐसे ग्रामर या कुछ समझने वाला पार्ट नहीं है, राइट? समझने वाला सारा पार्ट आपका चैप्टर 2 में ही था। तो आपका 20 to 30% मार्क्स का यहाँ से कवर हो जाएगा। तो यू नीड टू स्टडी दिस चैप्टर वेरी वेल, ताकि आपके कई सारे मार्क्स यहीं पे कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। So we will start with our next lecture. So we will start vocabulary. Next chapter is your vocabulary, right? That is chapter number 3. तो हम उसको नए lecture से start करेंगे, okay? Thank you so much.